पहला सवाल ये, रशिया के एयरबेसेस को निशाना बना पाना क्या केवल यूक्रेन का बस का है? We cannot rule out using Obrezhnik today, tomorrow, or at any time that we feel there's a need to use it. ये यूक्रेन के बस की बात नहीं है। सामने वाला आपसे आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। तो क्या दर्शकों इस आधार पर यह मान लिया जाए कि रूस यूक्रेन युद्ध जो इतने लंबे समय से चल रहा है, इसमें रशिया हार गया? पर्ल हार्बर का क्या इतिहास है? और उसके बाद अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जाके परमाणु बम मार दिया। एक मिसाइल स्कंदर का नाम आपने सुना होगा, लेकिन उससे बड़ी बला का नाम है, तूफान का नाम है ओर्शनिक। क्योंकि जिस लेवल का आक्रमण था रूस के अंदर, रूस चुप नहीं बैठेगा। पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत हुई, बात बताया गया, ट्रंप चाचा ने फिर कह दिया सीज फायर हो गया। दर्शकों, वीडियो की शुरुआत 3 सवालों के साथ। पहला सवाल ये कि क्या यूक्रेन की ये हैसियत है कि वो अकेले दम पर जिस तरह का हमला और जिस बड़े तौर का हमला, बृहद तौर पर रशिया के एयरबेसेस को निशाना बना पाना क्या केवल यूक्रेन का बस का है? आप हमें कमेंट में बताइएगा। दूसरा सवाल ये कि जो कुछ रशिया के ऊपर हुआ है और जिस तरह से हमले हुए हैं, क्या आप ये मानते हैं कि इसमें अमेरिका और नाटो देशों की सहमति है? तीसरा ये कि क्या आपको लगता है राष्ट्रपति पुतिन अब न्यूक्लियर वॉरहेड या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप हमें ये बताइएगा। देखिए, जो कुछ अब आते हैं वीडियो पर, जो कुछ राष्ट्रपति पुतिन या रशिया के साथ हुआ है, इसमें कोई भी देश होगा तो क्या करेगा? हम इस पर एक विवेचना करने जा रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुतिन के पास क्या क्या रास्ते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरी समझ है, मैं ये समझता हूं कि यूक्रेन और यूक्रेन के हैसियत के बाहर की चीज है जो कुछ रशिया के अंदर हुआ है। यूक्रेन अकेले दम पर यह कर ही नहीं सकता है। इस बात की तैयारी, इस बात की व्यवस्था यूक्रेन को कराई गई है और इसमें नाटो के देशों की सहमति है और हो न हो अमेरिका की भी सहमति है। यूक्रेनी मीडिया जो चला रहा है वो ये कि जो कुछ रशिया में किया गया, रशियन एयरबेसेस पर जो हमले हुए, उसकी जानकारी पहले डोनाल्ड ट्रंप को दी गई थी। रूस हमारा पारंपरिक दोस्त है और जब दोस्त को चोट लगती है तो एक अच्छे दोस्त के माफिक भारत को भी तकलीफ होना जायज है। जिस तरह के हमले रूस के अंदर किए गए, यूक्रेन कह लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये यूक्रेन के बस की बात नहीं है। अब ये लड़ाई रशिया बनाम नाटो है और ये ऑफिशियल है। पहले दिन से भी यूक्रेन की हैसियत नहीं है कि वो इस युद्ध को इतना लंबा रशिया के सामने लड़ सकता है, लेकिन ये लड़ पाया या लड़ पा रहा है वो इसीलिए क्योंकि इसके पीछे नाटो देश और अमेरिका खड़ा था। या फिर रशिया के अंदर स्ट्रेटेजिक एयरबेसेस को, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाया गया है। TU-95, TU-22, TU-160 जैसे बॉम्बर्स को निशाना बनाया गया। ऐसे बॉम्बर्स जो न्यूक्लियर अटैक तक करने के लिए, जो लॉन्ग रेंज वाले बॉम्बर्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। जो रशिया की स्ट्रेटेजिक फ्लीट है उसकी कैपेबिलिटी 34%, 34% कम कर दी गई इस अटैक के द्वारा। एक ड्रोन जिसकी कीमत करीब 40-50 हजार रुपए है, वो ड्रोन $100 मिलियन का जो है प्लेन बर्बाद कर देता है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी चुनाव में ये कह के वहां के राष्ट्रपति बनते हैं कि मैं आया तो दुनिया में शांति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश नहीं की है, लेकिन अमेरिका के ही अंदर का डीप स्टेट है। नाटो देशों में बैठे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नाटो के कुछ ऐसे देश हैं जो चाहते नहीं हैं कि यह युद्ध रुके, जो चाहते हैं यह युद्ध लंबा चले और किसी दिन पुतिन कमजोर हो जाए और पुतिन के खिलाफ रशिया में किसी तरह का विद्रोह हो जाए। पूरी पटकथा जो समझ आती है वो यही है। नहीं तो इस आदमी की इतनी हैसियत नहीं है, मेरा मतलब यूक्रेन से है। यूक्रेन की इतनी हैसियत नहीं है कि वो रशिया के सामने इतना लंबा युद्ध कर सकेगा। अब जो कुछ भी रशिया के अंदर हुआ है, ये देखिए, TU-95 बॉम्बर्स हैं, इन पर अटैक्स हुए। अटैक कैसे हुए हैं? रशिया के ही अंदर ट्रकों में लाद कर ड्रोन्स लाए गए। और किस तरह के ट्रक? ये कंटेनर ट्रक, ये बकायदा रशिया के अंदर आए गए हैं और इनको एयर बेसेस के बगल में खड़ा किया गया है, पार्क किया गया है और यहां से ड्रोन निकले हैं। और एक एक ड्रोन को जो है एक एक आदमी, एक एक इंजीनियर, जैसे वीडियो गेम हम लोग खेलते हैं तो खुद से ही तो खेल रहे हैं आप, इंडिविजुअल। एक एक ड्रोन एक एक आदमी चला रहा था, ऑपरेटर गाइड कर रहा था उस ड्रोन को। और एयर बेसेस पर हमले हुए और निशाना ये
कि इनको इस तरह से गाइड किया गया इन ड्रोन्स को कि ये इन जो बॉम्बर्स हैं, ये जो न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं, इन बॉम्बर्स का जो ऑयल टैंक होता है कि अगर ड्रॉप कर रहा है ड्रोन किसी चीज को या फिर ग्रेनेड को या फिर किसी भी विस्फोटक सामग्री को, तो वो जाकर सीधे इसके ऑयल टैंकर से टकरा रहा है। हालांकि वो सारे के सारे सुसाइड ड्रोन्स थे, तो वो जाके सीधे इससे टकरा रहे हैं। ये ऑयल टैंकर जो दिख रहे हैं, इसके ऑयल टैंकर से टकराए, विस्फोट हुआ, विमान खत्म। और जो कहानी आ रही है वो ये कि ऐसे कम से कम 40 बॉम्बर्स जो हैं बर्बाद कर दिए। मैंने आपसे कहा कि जो बॉम्बिंग कैपेसिटी है रशियन फ्लीट की, वो कैपेसिटी 34% कम हो गई है। अब ये जो ड्रोन्स देखे, जो मैं कह रहा था, ये इन ट्रकों से उड़े हैं, जाके इन बॉम्बर्स पर फटे हैं, ये बॉम्बर्स तबाह हुए, और जैसे ही ये काम पूरा हुआ, जैसे ही इन ट्रकों से सारे ड्रोन्स निकल गए, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म लगा हुआ था इन ट्रकों में, ये ट्रक अपने आप बर्बाद भी हो रहे थे। जब रशियन पब्लिक को ये अंदाजा हुआ कि इन ड्रोनों से हमारे ही देश पर हमले किए जा रहे हैं या एयर बेसेस को निशाना बनाया जा रहा है, तो कुछ ट्रकों में लोग घुसे हैं, अंदर तक गए हैं, लेकिन जैसे ही लोग अंदर गए, उन ट्रकों में अपने आप एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और सब कुछ ऐसे नष्ट हो जाता है। यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म के साथ वो सब कुछ लाया गया था कि जैसे ही काम पूरा होगा, वो चीज अपने आप खत्म हो जाएगी। ये ड्रोन्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है, और बताया जा रहा है इस बात की तैयारी करीब 18 महीने से चल रही थी, जो कुछ रशिया के अंदर हुआ है। एक ड्रोन की कीमत करीब $300 से लेके $500 तक है, करीब 40-45 हजार रुपए। लेकिन एक फाइटर बॉम्बर की कीमत जो कुछ गया है, मिनिमम $100 मिलियन। अब युद्ध के मॉडर्न वॉरफेयर में आप ये भी समझ लो, एक साधारण चीज से आपका कोई बड़ा हथियार मार दिया गया, तो युद्ध में एक नया कॉन्सेप्ट ये भी आ गया है। सामने वाला आपसे आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, तो वो एक नए रास्ते के तौर पर ड्रोन की लड़ाई लड़ रहा है। ये ड्रोन आराम से 100-150 किलोमीटर तक चले जाते हैं, इजिली ऑपरेट हो पाते हैं, जमीन से बहुत ऊंचाई पर उड़ते नहीं है, इसलिए इनको ड्रोन डिटेक्ट भी नहीं कर पाते, माफ करिएगा, रडार इनको डिटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। और ये इनको जो करना होता है, जो भी इनके निशाने पर होता है, आराम से ऑपरेटर उन चीजों को निशाना बना लेता है। 5 एयर बेसिस पर हमला हुआ है, और अगर आप इन एयर बेसिस की दूरी देखें यूक्रेन से, तो कम से कम 4000-5000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर अलग अलग एयर बेसिस पर, ओलाया है, इनावोनो है, डाइगिलो है, बिलाया, आमूर, इन अलग अलग एयर बेसिस पर हमले हुए, साइबेरिया से लेकर अलग अलग हर हिस्से में। और ये सब स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं रशिया के, वो ऐसे एयर बेसिस जिन पर न्यूक्लियर बॉम्बर्स तैनात हैं। वो सारे बॉम्बर्स, वो चाहे आधुनिक हो या फिर पुराना TU-22 हो, TU-95, TU-160, उन सब को निशाना बनाया गया और एक तरह से बर्बादी। ये देखिए, इन कंटेनर्स में इन ड्रोन्स को लाया गया था, ये छोटे छोटे ड्रोन्स। अब सवाल है कि पुतिन के पास क्या रास्ता है, रशिया करेगा क्या, पुतिन करेंगे क्या? तो हमारे यहां जो लोग नासमझ हैं, जिनको लगता है कि युद्ध में हथियारों का मारा जाना या हथियारों का गिर जाना किसी के हार और जीत को तय कर देता है, जिनको लगता है कि हाथी और चूहे की लड़ाई में अगर चूहे ने एक छोटी सी बाइट हाथी को लगा दी तो चूहा जीत गया है, ऐसे समझदार लोगों को हमारा नमस्कार है। क्योंकि हमारे यहां भी तो लोग यही पूछ रहे हैं कि बताइए फाइटर जेट कितने गिरे। रशिया में ड्रोन्स ने बड़े फाइटर जेट्स जो अपने इलाके में पार्क थे, एक तरह से हैंगर्स में थे, उनको निशाना बनाया। बताया जा रहा है 40 बॉम्बर्स बर्बाद हो गए। तो क्या दर्शकों, इस आधार पर यह मान लिया जाए कि रूस यूक्रेन युद्ध जो इतने लंबे समय से चल रहा है, इसमें रशिया हार गया? तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे यहां के पॉलिटिशियंस ये सब पूछते क्यों हैं कि बताइए कितने फाइटर जेट गिरे। हमारे यहां वालों को यह जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि बताइए JF-17 कितने गिरे, ये बताइए JC-10 कितने गिरे, ये बताइए F-16 कितने गिरे, ये बताइए हमने कितने पाकिस्तानी सैनिकों को मारा, ये बताइए जिन एयर बेसिस पर हमले हुए उसमें कितने पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवान खत्म हुए। ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, हर देश में 0.5 ब्रिगेड होती है, एक 0.5 फ्रंट हर देश में होता। आप ये बताओ, रूस के अंदर 5000-6000 किलोमीटर तक ये ट्रक आकर के एयर बेसिस के बगल में कैसे पार्क हो गए? बगैर वहां किसी सहायता के हो नहीं सकता है।
ऐसा नहीं है कि यूक्रेन की सीमा से ये ड्रोन चले हैं और 6000 किलोमीटर, नहीं, ये रशियन सीमा के अंदर से अटैक्स ऑपरेट किए गए हैं और इस ऑपरेशन की तैयारी पिछले 18 महीने से चल रही थी। अब आप एक चीज देखो, इन ड्रोन्स को मारने के लिए अगर आप S-400 का इस्तेमाल करोगे, ड्रोन की कीमत है 50,000 रुपए, S-400 के एक मिसाइल की कीमत है 80 करोड़ रुपए। आप ये समझ लो युद्ध है किस तरफ का। ड्रोन को मारने के लिए ड्रोन के ही हिसाब का तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा आपको। अब ये चूंकि आसमान से, माफ करिएगा, जमीन से इतनी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं कि इनको रडार डिटेक्ट नहीं कर सका। ये रशियन इंटेलिजेंस का भी फेल्योर है, KGB का फेल्योर है। लेकिन हम फिर अपनी बात पर आते हैं कि अब रशिया के पास क्या ऑप्शन है। पहली बात जो मैंने आपसे कह दी, ये बात, ये तैयारी, इस लेवल का ऑपरेशन, इस सफलता के साथ ज़ेलेंस्की और उसके देश के बूते के बाहर की चीज है। ये फुल फ्लैश नाटो का ऑपरेशन है, अमेरिका का ऑपरेशन है। तो रशिया करेगा क्या? रशिया अब अपने बैलिस्टिक मिसाइल के जखीरे को निकाल रहा है। उसने अपने स्ट्रेटेजिक कमांड को ऑपरेशनल कर दिया है। स्ट्रेटेजिक कमांड क्या है, हम उस पर भी बात करेंगे। पहले यह समझ लीजिए ये कौन सी आफत का नाम है। ऑर्शनिक, ये उस आफत का नाम है जिससे पूरा यूरोप यानी कि नाटो देश और अमेरिका सबको बहुत डर लगता है, क्योंकि इसको रोक पाने की तरकीब ना नाटो देशों के पास है ना अमेरिका के पास है। इसकी स्पीड है 10 मैक, ये प्रति सेकंड 3.5 किलोमीटर जाता है। अपने साथ 6 वॉरहेड लेकर चलता है ये, और सबसे जरूरी चीज, ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। और हम रशियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन पर भी बात करेंगे। रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन क्या कहती है? आपको क्या लगता है रशियन मीडिया इसको लगातार पर्ल हार्बर क्यों लिख रहा है? पर्ल हार्बर का क्या इतिहास है? जापान ने अमेरिकी पर्ल हार्बर पर अटैक किया, बमबाजी की, और उसके बाद अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जाकर परमाणु बम मार दिया। रशिया का मीडिया अगर ये लिख रहा है कि ये हमारा पर्ल हार्बर है, आप इसकी गंभीरता को समझो। और जब राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं कि अब मैं इस बात की आशंका जो है या उससे इनकार नहीं कर सकता कि ऑर्शनिक का इस्तेमाल होगा या नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं, ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल नहीं, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड है 12,500 किलोमीटर प्रति आवर, करीब करीब 10 मैक के आसपास। ये करीब 3.5 किलोमीटर तक की रफ्तार प्रति सेकंड तय करता है। दुनिया के किसी एयर डिफेंस के बस की बात नहीं है जो इसको डिटेक्ट करेगा और हवा में मार गिराएगा। और दूसरा संकट यह है कि रशिया जब भी इसको चलाएगा, नाटो देश ये मानकर चलेंगे कि इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड है। इसको दोनों ही तरीकों से चलाया जा सकता है। इसमें पारंपरिक जो आयुध लगाए जाते हैं उनसे भी इसका इस्तेमाल है, वॉरहेड जो पारंपरिक है। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जा सकता है। और जिस लेवल का और जिस बृहद तौर पर, जिस बड़े तौर पर ऑपरेशन, मैंने आपसे कहा कि रशिया का जो बॉम्बर फ्लीट है उसकी कैपेबिलिटी 34% कम हो गई। 40 बॉम्बर्स बताए जा रहे हैं बर्बाद हो गए। तो आप ये समझो ये हमला कितना बड़ा था और रूस को कितना नुकसान हुआ है अगर इसको आर्थिक तौर पर भी सोचें तो। इसीलिए अब नाटो के देश, इवन ज़ेलेंस्की अपने बंकर में जा चुके हैं। ज़ेलेंस्की और उनके बड़े कमांडर्स, उनके साथ उनकी फैमिली, वो लोग अननोन लोकेशन पर जा चुके हैं, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा है कि रशिया करने क्या जा रहा है। और करने की भी बात नहीं है, जिस समय मैं ये वीडियो कर रहा हूं उससे 12 घंटे पहले से रशिया ने जवाब देना शुरू कर दिया है। वो है यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी बैलिस्टिक मिसाइल मारे जा रहे हैं। ये कहानी आएगी आगे निकल कर कि कौन कौन से मिसाइल मारे जा रहे हैं। एक मिसाइल इस्कंदर का नाम आपने सुना होगा, लेकिन उससे बड़ी बला का नाम है, तूफान का नाम है ऑर्शनिक। इसका कोई काट नहीं है किसी भी एयर डिफेंस के पास। जो कुछ भी तैनात है यूक्रेन में, वो चाहे अमेरिका का दिया हुआ है, वो चाहे इजराइल का दिया हुआ है। तो सवाल है कि रशिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहता क्या है। उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको बता देता हूं। रशियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन जो है, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उसमें एक लिखा हुआ है कि द एनिमीज इंपैक्ट ऑन क्रिटिकली इंपॉर्टेंट स्टेट और मिलिट्री फैसिलिटीज ऑफ द रशियन फेडरेशन विच विल लीड टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ द रिस्पॉन्स एक्शन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस।
सीधी बात है कि आप किसी हमारे फैसिलिटी को, मिलिट्री फैसिलिटी को या स्टेट फैसिलिटीज को निशाना बनाते हैं तो फिर रशिया अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिवेट करता है। पुतिन के कमांडर और उसके लोग उससे ये कह रहे हैं कि भाई साहब अब तो ऑथराइज करिए, अब तो बताइए कि करना क्या है, क्योंकि सारे टारगेट लॉक्ड हैं और हमारे जितने भी दुश्मन हैं उन सबको मार्क कर दिया गया है, बस हमें बताइए कि हमें करना क्या है। बकायदा न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रेटेजिक कमांड उसकी देखरेख करता है और कल जैसे ही यूक्रेन ने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया, रशिया का न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट हो गया। वहां जबरदस्त जो है मूवमेंट देखी गई है और इसके अलावा न्यूक्लियर ड्रिल भी शुरू हो गया है। बकायदा इंक्रिप्टेड मैसेज भेजे जा रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बजर है, बजर स्टेशन, जो बार बार इंक्रिप्टेड मैसेजेस भेज रहा है और वो बताता है कि न्यूक्लियर रेडीनेस की जब ड्रिल होती है किसी भी देश में, उस या रशिया की बात करें तो वहां इस तरह के इंक्रिप्टेड मैसेजेस बताए जाते हैं जिसमें होता कुछ नहीं है। ये हमारे आपके लिहाज से अगर सामान्य आदमी सुनेगा उसको तो उसको लगेगा इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसा होना ये बताता है कि रशिया ने यूक्रेन के इस गुस्ताखी को कैसे लिया है। जो कुछ भी रशिया यूक्रेन के बीच पिछले कई सालों से चल रहा है, इसमें एक दिन में जितना नुकसान रशिया को हुआ है, पिछले दिन की मैं बात कर रहा हूं जो ड्रोन अटैक था, आज तक के युद्ध में उतना बड़ा नुकसान रशिया को उठाना नहीं पड़ा है। रशियन इंटेलिजेंस का फेल्योर कहिए, रशियन एयर डिफेंस का फेल्योर कहिए, लेकिन ये फेल्योर तो है। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये लड़ाई अब केवल यूक्रेन की नहीं है, पहले दिन से भी नहीं थी, लेकिन पुतिन बार बार कह रहे थे भाई जिसको भी लड़ना है वो सामने से आओ, सब एक साथ आओ। यूरोपीय मीडिया में, नाटो देशों में जो अखबार और मैगजीन है वो लगातार ऑर्शनिक की चर्चा बहुत कर रहे हैं। ऑर्शनिक की चर्चा क्यों कर रहे हैं उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा। 2022 में बगैर वॉरहेड के एक ऑर्शनिक दाग दिया था रशिया ने यूक्रेन पर, बगैर वॉरहेड के, मतलब उसमें बारूद, बम बारूद सामान्य भाषा में समझे तो नहीं था, विस्फोटक नहीं था। बावजूद इसके ये नुकसान जो है उसके लिए कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। ये नुकसान जानते हैं किस वजह से? ये नुकसान बस इसीलिए है क्योंकि उस मिसाइल की इतनी गति है, वो चूंकि हाइपरसोनिक मिसाइल है, तेज गति से आकर टकराता है, करीब करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चलता है। उस स्पीड पर जब कोई चीज कहीं टकराएगी उससे काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगी और वो इतनी एनर्जी है कि 400 किलो TNT के बराबर है। और उससे फिर ऐसी तबाही, ये तब है जब बगैर वॉरहेड के है, और यही कारण है कि उस मिसाइल की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। अब एक और चर्चा देश में, दुनिया में होने लगी है कि नाटो देश बनाम रशिया, अब ये ऑफिशियल वॉर है। नाटो देशों का अगर भौगोलिक वो देखें आप जगह, ये रहा रशिया, यूक्रेन, इसके अलावा इधर आइए, ये सारे नाटो देश हैं जो ब्लू में हैं। ग्रीस है, बुल्गारिया, रोमानिया, फिर यहाँ ये पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिर यहाँ जर्मनी, फ्रांस, यहाँ ये ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब के सब नाटो देश हैं और इनमें शामिल है अमेरिका भी। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि यूक्रेन की लड़ाई हमारी कोई लड़ाई नहीं है, यूक्रेन की लड़ाई से हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, रशिया वैसे भी हमसे बहुत दूर है, रशिया और अमेरिका के बीच एक समंदर है, जिससे तो रशिया हमारा करेगा क्या। अगर ये एस्केलेट होता है, जो एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस लेवल का आक्रमण था रूस के अंदर, रूस चुप नहीं बैठेगा, रूस को यह दिखाना पड़ेगा दुनिया को, भाई उड़ाने के लिए यूक्रेन के पास बॉम्बर्स नहीं है, उड़ाने के लिए यूक्रेन के पास अब मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी एयरफोर्स भी बची है, यूक्रेन ड्रोनों के जरिए रहा है। तो आप उसी प्रोपोर्शन में जिस लेवल का हमला आप पर हुआ, उसी तरह का जवाब आप यूक्रेन को देंगे कैसे? तो देंगे तभी जब उसमें नाटो देश जो लोग शामिल हैं इस हमले में, जिन लोगों ने ट्रेनिंग कराई, जिन लोगों, जो भी लोग हथियार देने में, सप्लाई देने में इसमें शामिल होंगे, उनका हिसाब अब होने का समय आ गया है। और इसमें 2-3 बड़े खिलाड़ी हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। ये वो देश हैं जो सीधे तौर पर इसमें मिले हुए हैं। और फिर यह भी संभव है कि रशिया, बड़े देशों को छोड़कर ये जो छुटभइये मैंने आपको दिखवाए,
इन पर निशाना साधे, क्योंकि नाटो की मिलिट्री डॉक्ट्रिन ये कहती है छोटा या बड़ा देश कोई नहीं होता, किसी भी देश पर कोई हमला हुआ तो सभी देश की सेनाएं मिलकर दुश्मन देश का सामना करेंगे। अब थोड़ी सी ताकत भी देख लीजिए, जो नाटो की ताकत है और रशिया की ताकत है। अगर मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो एक्टिव पर्सनल्स की बात करें तो रशिया के पास 8.5 लाख हैं, नाटो के पास 54 लाख है, कोई कहानी ही नहीं है। अगर टोटल एयरक्राफ्ट की बात करेंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करेंगे, रशियन नंबर जो है वो 4137, नाटो के पास बहुत बड़ा नंबर है, ये 20,000 को क्रॉस करता है। यही टैंक्स की बात करें तो 12,500 नाटो देशों के पास 14,000 के आसपास है। आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें 30,000 रशिया के पास है, 1,15,000 बहुत बड़ा नंबर है जो नाटो के पास है। उसके बाद नेवल फ्लीट स्ट्रेंथ की बात करें, जो टोटल नेवल फ्लीट है, इसमें सबमरीन्स भी हैं, फ्रिगेट्स भी हैं, डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, सब मिलाकर अगर बात करें रशिया के पास 605 है और यहां नाटो देशों के पास 2049 है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इसमें 1 है रशिया के पास और 17 है नाटो के पास। लेकिन मैंने आपको एक सिचुएशन बताई कि इस पूरी कहानी से संभव है अमेरिका खुद को बाहर कर ले, संभव है, बहुत संभावना नहीं है इस बात की। 90% तो यही डॉक्ट्रिन है कि अमेरिका को भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप चूंकि लगातार कह रहे हैं, वो कई बार बोल चुके हैं कि यूक्रेन का युद्ध अमेरिका को लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि किस तरह की एक तरह से मतलब कहा सुनी की स्थिति यूक्रेन के राष्ट्रपति और ट्रंप के बीच हो गई थी, तो इसीलिए ये लग रहा है। लेकिन अब सवाल है कि पुतिन के पास रास्ते क्या हैं। पुतिन के पास 2-3 रास्ते हैं। वो ये कि जैसा हमला था जवाब भी वैसा ही होना चाहिए, जवाब भी ऐसा होना चाहिए कि दुनिया देखे और ये दुनिया मानती है। अब ये कोई सेक्रेट नहीं है, कोई मतलब छुपी हुई बात नहीं है कि इस सब के पीछे नाटो है। तो जवाब नाटो के उन बड़ी ताकतों को देना पड़ेगा पुतिन को, जो ये सब रोक नहीं रहे हैं, जो ये सब रोकना ही नहीं चाहते हैं। लगातार राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत हुई, बात बताया गया, ट्रंप चाचा ने फिर कह दिया सीज फायर हो गया। और सीज फायर अगर हो गया तो फिर यूक्रेन ने यह हिमाकत कैसे कर दी रशिया के अंदर ये सब करने की। तो पुतिन अब टेबल पर बैठेंगे नहीं बैठेंगे, युद्ध के दौरान निगोशिएशन लगातार चलता रहता है और युद्ध भी चलता रहता है। तो कहानी यह है कि ये लड़ाई अब नाटो बनाम पुतिन की है, रशिया की है, और अब इसमें यूक्रेन ही नहीं केवल मार खाएगा, या रशियन बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या केवल यूक्रेन तक ही रह जाएंगी। क्या अब वाकई में यूरोप के बड़े शहर, यूरोप के बड़े देश, वो ताकतें जो यूक्रेन के पीछे हैं, उन पर भी रशिया कुछ एक्शन लेने जा रहा है? क्योंकि बहुत हलचल है रशिया के अंदर, बहुत संशय है रशियन लोगों के मन में, मिलिट्री के मन में कि भाई अब हमें क्या करें, इतना लंबा युद्ध चल गया। जब भी आप लंबे युद्ध में जाते हैं तो बहुत सा तरह की कहानियां, आपके लोग शहीद हो रहे हैं, मिलिट्री के लोग शहीद हो रहे हैं, उनके परिवारों में तरह तरह की बातें हैं। अब यहां से अगर ये और एस्केलेट हुआ तो फिर कहां जाकर रुकेगा? पुतिन के पास क्या जवाब है? हालांकि पुतिन कई बार ये बोल चुके हैं कि जिस दुनिया में रूस नहीं होगा और जिस दुनिया में रशिया नहीं होगा, फिर उस दुनिया का कोई बहुत मतलब नहीं है। एक ऐसी रेड लाइन खींची गई है नाटो देशों की तरफ से कि पुतिन अगर उसको क्रॉस करते हैं तो दुनिया एक नए तबाही के दौर को देखने जा रही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही जो हमने शुरू में आपसे 3 सवाल पूछे थे उनके जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।